मैं सीमा चौधरी दयानंद महाविद्यालय के संस्कृत विभाग से संस्कृत साहित्य के इतिहास में से विष्णु शर्मा के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। पुराने समय से ही नाना नानी दादा दादी बच्चों के मनोरंजन के लिए कल्पना का ताना बाना बुनकर उन्हें कहानियाँ सुनाया करते थे। वे कहानियाँ निरर्थक नहीं थीं, बल्कि उन कहानियों से बच्चों में नैतिकता, परोपकार, दयालुता आदि का विकास होता था। कहानियाँ सुनाने की ये परंपरा आज भी अविच्छिन्न रूप से चल रही है। कथाओं की इस परंपरा में नीति कथा का विश्व साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है, जिनमें पशु पक्षियों की कहानियों के माध्यम से मानवीय संवेदनाओं को अभिव्यक्त किया गया है। नीति का अर्थ है जीवन में बुद्धिपूर्वक व्यवहार करना। इस प्रकार के नीति कथाओं में विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र अत्यंत ही महत्वपूर्ण कृति है। इनके व्यक्तित्व व कृतित्व की बात करते हुए संस्कृत नीति कथा साहित्य में पंडित विष्णु शर्मा का नाम विश्व प्रसिद्ध है। उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर कहा जाता है कि इस ग्रंथ की रचना 3री शताब्दी के आसपास हुई। पंचतंत्र के प्रारंभ में कहा गया है कि विष्णु शर्मा दक्षिण भारत के महिलारोप्य नामक नगर में रहते थे, अतः इन्हें दाक्षिणात्य भी कहा जाता है। अस्ति दाक्षिणात्य जनपदे महिलारोप्य नाम नगरम। महिलारोप्य के राजा अमर शक्ति के 3 मूर्ख पुत्र थे, जो राजनीति, नेतृत्व आदि गुणों को सीखने में पूर्णतः असफल रहे। राजा को इन्हें सुशिक्षित बनाने की बहुत ही चिंता थी, तो राजा ने उन्हें शिक्षित बनाने के लिए बहुत से पंडित व आचार्य रखे, पर कोई भी उन्हें सिखा नहीं सका। राजा ने घोषणा की, जो विद्वान उन्हें शास्त्रों में निपुण बना देगा, वही सच्चे मायनों में उनके लिए शास्त्रज्ञ होगा। विष्णु शर्मा राजनीति और नीति शास्त्र सहित सभी शास्त्रों के ज्ञाता थे। उन्होंने इस कठिन कार्य को 6 महीने में ही पूर्ण करने की प्रतिज्ञा की। राजा ने बहुत ही प्रसन्नता के साथ तीनों राजकुमारों को सुशिक्षित बनाने की जिम्मेदारी विष्णु शर्मा को दे दी। विष्णु शर्मा जानते थे कि राजकुमारों को पढ़ाने के लिए कोई सरल तरीका अपनाना होगा, और वह तरीका था जीव जंतुओं की कथाओं को सुनकर आवश्यक बुद्धिमत्ता सिखाने का। इसीलिए उन्हें शिक्षित करने के लिए कुछ कहानियों की रचना की, जिसके माध्यम से वे उन्हें नीति सिखाया करते थे। कुछ ही समय में विष्णु शर्मा ने उन्हें चतुर, सदाचारी, नीतिज्ञ और समझदार बना दिया। जैसा कि उन्होंने कहा है, कथा छलेन बालानाम नीति ही तद इह कथ्यते। विवेच्य विषय पंचतंत्र का इस प्रकार है। पंचतंत्र अर्थात 5 तंत्र या विभाग। इसमें द्विगु समास है, पंचानाम तंत्राणाम समाहारा। विभाग को तंत्र इसलिए कहा गया है क्योंकि इनमें नैतिकतापूर्ण शासन की विधियां बताई गई हैं। ये 5 तंत्र क्रमशः इस प्रकार हैं: मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलुकीयम, लब्ध प्रणाश व अपरीक्षित कारकम। सबसे पहले मित्र भेद की बात करते हैं। नीति कथाओं में एक मुख्य कथा होती है और उसको पुष्ट करने के लिए अनेक गौण कथाएं होती हैं। इसी प्रकार मित्र भेद में भी दक्षिण के महिलारोप्य के राजा की कथा दी गई है। इसके बाद अवान्तर कथाओं में एक दुष्ट सियार द्वारा सिंह के साथ बैल की शत्रुता उत्पन्न कराने का वर्णन है। किस तरह से कर्कट और दमनक दुष्ट सियार अपनी चतुराई से 2 मित्रों में फूट डालते हैं। इस तंत्र में अनेक प्रकार की शिक्षाएं दी गई हैं, जैसे कि धैर्य से व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थिति का भी सामना कर सकता है, अतः प्रारब्ध के बिगड़ जाने पर भी धैर्य को नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरा तंत्र है मित्र संप्राप्ति। इस तंत्र में मित्र की प्राप्ति से कितना सुख व आनंद मिलता है, ये कपोतराज चित्रग्रीव की कथा के माध्यम से बताया गया है। इस तंत्र में चित्रग्रीव, कबूतर, चूहा, कौवा, हिरन आदि परस्पर मित्र बन जाते हैं, जिससे उनकी समस्त मुसीबतें दूर हो जाती हैं। इसका यही संदेश है कि हमें अधिक से अधिक मित्र बनाने चाहिए, कि पता नहीं कौन सा मित्र कब मुसीबत में काम आ जाए।
तीसरा तंत्र है काकोलुकीयम। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें कौवे व उल्लू की शत्रुता के माध्यम से संधि व विग्रह को अधिक महत्व दिया गया है कि कार्य की सिद्धि के लिए समय अनुसार संधि भी कर लेनी चाहिए। चौथा तंत्र लब्ध प्रणाश। इसमें मूल कथा बंदर व मगरमच्छ की है जो परस्पर मित्र थे। मूल कथा के साथ साथ अवंतर कथाएं भी हैं। बताया गया है कि लब्ध अर्थात अभिष्ट की प्राप्ति होते होते कैसे रह गई। इससे यह संदेश मिलता है कि बुद्धिमान अपने बुद्धि बल से जीत जाता है और मूर्ख व्यक्ति हाथ में आई हुई वस्तु से भी वंचित रह जाता है। पांचवा तंत्र अपरीक्षित कारकम। इस तंत्र में यह स्पष्ट किया गया है कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। सोच समझकर ही काम को करना चाहिए, नहीं तो जीवन में बहुत ज़्यादा मुसीबतें उठानी पड़ती हैं। ये थे पंचतंत्र के 5 तंत्र। अब हम इसकी कथा योजना की बात करते हैं कि मनोविज्ञान, व्यवहारिकता और राजकाज के सिद्धांतों से परिचित कराती कहानियाँ सभी विषयों को बड़े ही रोचक तरीके से सामने रखती हैं। प्रत्येक तंत्र की एक मूल कहानी है और उसमें दूसरी कहानियाँ अपने आप ही जुड़ती चली जाती हैं। पाठक इन कथाओं में इतना मग्न हो जाता है कि उसे ये मौका ही नहीं मिलता कि दूसरी कथा कब शुरू हुई। वास्तव में पंडित विष्णु शर्मा का मूल उद्देश्य मंदबुद्धि राजा के पुत्रों को ही नहीं अपितु आबाल वृद्ध सभी को शिक्षा व नैतिकता प्रदान करना था और अपने उद्देश्य में उन्हें पूर्णतः ये सफलता प्राप्त भी हुई है। अब हम इसकी भाषा शैली की बात करते हैं। यह एक प्रकार का चंपू काव्य है जिसमें गद्य और पद्य का एक साथ समावेश है। इसकी भाषा बहुत ही सरल है, सरस व मनोरम है कि सामान्य संस्कृत को जानने वाला भी इसे समझ सकता है। इस रचना में प्रायः दीर्घ समास का अभाव है। इससे स्पष्ट है कि कथाकार पंचतंत्र का उपयोग बच्चों के लिए विशेष रूप से करना चाहते थे। प्रायः कथा भाग गद्य में और उपदेश पद्य में है। भाषा को सरस, रोचक व स्वाभाविक बनाने के लिए अनेक प्रकार की मुहावरों व सूक्तियों का प्रयोग किया गया है। उदाहरण के लिए उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अतः भाषा और शैली की सरलता की दृष्टि से यह कृति बहुत ही बेजोड़ है। इसकी लोकप्रियता व महत्व के बारे में बात करते हैं कि देश में ही नहीं अपितु विदेशों में भी पंचतंत्र का महत्वपूर्ण स्थान है। इस रचना का कई विदेशी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। सबसे प्राचीन अनुवाद इसका पहलवी भाषा में है। विंटरनिट्स के अनुसार जर्मन साहित्य पर इसका सबसे अधिक प्रभाव देखा जाता है। इसी प्रकार अरब की अरेबियन नाइट्स आदि कथाओं का आधार भी पंचतंत्र ही है। ऐसा माना जाता है कि पंचतंत्र का लगभग 50 विविध भाषाओं में अनुवाद हो चुका है और इसके कम से कम 250 संस्करण भी उपलब्ध हैं। इससे अधिक और लोकप्रियता किसी रचना की क्या हो सकती है। पंचतंत्र में मनुष्य को व्यवहार कुशल बनाने का प्रयास बहुत ही सरल व रोचक शैली में किया गया है। इसकी सरलता, अर्थविन्यास, कथाओं की मौलिकता अद्भुत है। अतः यह संस्कृत साहित्य का महान व लोकप्रिय ग्रंथ है। तो आज हमने विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।